हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। अब फिजिक्स का हम 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है चुंबकत्व एवं द्रव्य। इस चैप्टर का ये पार्ट 3 है और आज के इस वीडियो में मोस्टली हम दो इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन को डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? तो वो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की हम गणना करेंगे अक्षीय स्थिति पर भी और निरक्षीय स्थिति पर भी। जैसे कि हमने विद्युत धारा जब चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना किया था। उसी प्रकार हम एक चुंबक के पढ़ रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे अक्षीय के लिए भी और निरक्षीय के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया है चुंबकत्व एवं द्रव्य। बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हम करा रहे हैं। हमें देखना है कि अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। अक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना। तो चलिए हम समझते हैं जी। तो सबसे पहले एक हम चुंबक यहाँ पे ले लेते हैं। सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे एक चुंबक ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने चुंबक ले लिया। इसका ये नॉर्थ ध्रुव है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसका ये नॉर्थ ध्रुव है और इसका ये साउथ ध्रुव है। ठीक है ना, नॉर्थ ध्रुव और साउथ ध्रुव है। और यहाँ पे ये चुंबक का अक्ष है। ये चुंबक का क्या है? ये चुंबक का अक्ष है। उसके बाद यहाँ पे मैं कहूँ तो चुंबक का जो ध्रुव प्राबल्य है वो 2L है। मतलब चुंबक की हम कह सकते हैं अल्पांश लंबाई क्या है? L है। उसके बाद यहाँ पे इसका उदासीन बिंदु जो है वो O है और इस उदासीन बिंदु से D दूरी पर एक बिंदु P है और इसी बिंदु P पर एकांक उत्तरी ध्रुव, इसी बिंदु P पर एकांक उत्तरी ध्रुव इस पर स्थित है और इसी बिंदु P पर ही हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले तो आपको इतनी बात पता होनी चाहिए। हमने क्या बोला? सबसे पहले एक चुंबक है जिसका दो ध्रुव N और S है, जिसकी प्रभावकारी लंबाई क्या है? 2L है और उदासीन बिंदु O है। उदासीन बिंदु O से D दूरी पर एक बिंदु P है जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो अगर हम इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे तो यहाँ पे हम एक क्या मानेंगे? इस बिंदु पर हम एकांक उत्तरी ध्रुव को मानेंगे। तो देखिए ये एकांक उत्तरी ध्रुव है और ये साउथ ध्रुव है। तो हम जानते हैं अगर विपरीत ध्रुव होंगे तो आकर्षण होता है। तो ये S ध्रुव है ना, उत्तरी ध्रुव इसको क्या करेगा? सॉरी, S मतलब ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ये आकर्षण करने का चिन्ह है, यहाँ पे हम लिख देते हैं BS इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दक्षिणी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है ना, और ये सिंपल दिया गया है कि आकर्षण हो रहा है, ये S वाला इसको अपनी ओर खींच रहा है। परंतु इधर देखेंगे ये जो साउथ मतलब नॉर्थ है, अब नॉर्थ है और यहाँ पे भी नॉर्थ है। तो हम जानते हैं जब समान ध्रुव होते हैं तो इनके बीच प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण मतलब N जो है इस N को दूर हटाएगा। तो दूर हटाने के लिए ये चिन्ह इस तरीके से दिशा दिखाया गया है और यहाँ पर क्या है? नॉर्थ ध्रुव के कारण, यहाँ पे मतलब उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो BN हो जाएगा। ठीक है ना, तो इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो चलिए अब हम गणना कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करना है, आप एक फिगर ये बना लीजिएगा। फिगर में मोस्टली जो जो हमने पॉइंट बताया है वो आपको पता होनी चाहिए और उसको चाहें तो आप माना की करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या लिखेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप लिखेंगे माना एक चुंबक है जिसके दो ध्रुव N और S हैं, जिसका प्रभावकारी लंबाई 2L है तथा उदासीन बिंदु O है। उदासीन बिंदु O से D दूरी पर एक बिंदु P है जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। केवल इतनी ही बात आपको लिख देना है माना की करके। उसके बाद अब हम गणना करेंगे सबसे पहले कि S ध्रुव मतलब दक्षिणी ध्रुव के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हम यहाँ पे गणना कर रहे हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि S ध्रुव के कारण
बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ये क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एस ध्रुव के लिए ज्ञात कर रहे हैं तो बी एस लिख देते हैं, जिससे मतलब एस ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का हम फॉर्मूला जानते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई, और एम बाई क्या होता है आर स्क्वायर, मतलब दूरी होता है। तो इनका मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक की बीच की दूरी चाहिए। तो हम इतनी बात जानते हैं कि ये टोटल बिंदु O से और बिंदु P तक की बीच की दूरी D है। हम इतना जानते हैं कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो 2L है। तो इसका मतलब ये L होगा और ये भी L होगा, यही ना होगा जी। तो अगर हम D में से टोटल इतने में से अगर इतनी दूरी को हम घटा दें तो ये दूरी हमें पता चल जाएगा। तो इसका मतलब इतनी वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगा, तो D माइनस L हो जाएगा। तो यही हम लिख देंगे यहाँ पे D माइनस L। क्या लिख देंगे, D माइनस L, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये हमारा निकल गया, सबसे पहले ये हमारा पहला फॉर्मूला निकला। पहला क्या निकला, एस ध्रुव के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, और इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। और यहाँ पे एक दिशा दर्शा दीजिएगा कि यहाँ पे देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या है, P से S की ओर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे PS, ठीक है ना। इस तरीके से दिशा दर्शा देंगे। क्यों दिशा हम दर्शा रहे हैं, क्योंकि यह चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो एक सदिश राशि होती है, इसलिए। अब हमने जैसे S के लिए ज्ञात किया वैसे ही हम P के लिए ज्ञात करेंगे, मतलब N के लिए ज्ञात करेंगे बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हम यही बात केवल इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे अब हम क्या लिख देंगे, N ध्रुव के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा Bn। अब Bn इसकल टू हम क्या लिख देंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। और m अब बाई, अब क्या हो जाएगा दूरी। तो दूरी हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए, यहाँ इस बिंदु से बिंदु P तक की बीच की दूरी, ये टोटल। तो हमें इतनी बात पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है L, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है D। तो यदि हम D प्लस L कर देते हैं, D और प्लस L कर देंगे तो ये टोटल दूरी हमारा निकल जाएगा। तो ये हम क्या लिख देंगे, D प्लस L, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारा निकल जाएगा जी, ये हमारा निकल जाएगा D प्लस L, ये हमारा निकल जाएगा। इसको समीकरण 2 कर लेते हैं, और ये हम दिशा दर्शा देंगे। दिशा किस ओर है जी, तो यहाँ पे देखेंगे दिशा इस ओर है, इधर जाने वाले। तो हम क्या लिखेंगे, NP लिख देंगे, NP। तो NP दिशा है, N से P की ओर। तो ये हमारा सबसे पहले हमने क्या ज्ञात कर लिया, S मतलब S ध्रुव के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, फिर N ध्रुव के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जब दोनों हमने ज्ञात कर लिया तो अब इसकी परिणामी तीव्रता हम निकाल लेंगे। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे, ये माना कि करके हटा देते हैं। अब हम क्या यहाँ पे लिख देंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं तब परिणामी तीव्रता, तब परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा, परिणामी तीव्रता ये हो जाएगा परिणामी तीव्रता क्या हम कर देंगे, तो परिणामी तीव्रता B इक्वल टू BS माइनस BN हो जाएगा, ये हो जाएगा जी। परिणामी तीव्रता B इक्वल टू BS माइनस BN हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि सर
एस माइनस बी एन क्यों हो जाएगा, ठीक है, ऐसा परिणामी तीव्रता क्यों हो जाएगा। परिणामी तीव्रता का मतलब होता है कि अधिक वाले बल में से कम वाले बल को घटा देंगे। तो यहाँ पे मैं ये कहूँ कि बेटा ये कि एस ध्रुव के कारण बिंदु P पर अधिक बल लगेगा या एन ध्रुव के कारण बिंदु P पर अधिक बल लगेगा। तो कोई भी कह देगा कि सर एस ध्रुव के कारण बल अधिक लगेगा, तो जो बल इसका अधिक लगेगा तो अधिक वाले बल में से ही तो कम वाले बल को घटाएंगे ना, तो इसलिए ये किया गया है। अब कारण ये, अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर कैसे आपको पता कि एस ध्रुव के कारण ही बल अधिक लगेगा, तो सिंपल सी बात है कि देखिए एस ध्रुव और पी ध्रुव के बीच की दूरी कम है, और जब दूरी कम होगा तो बल अधिक लगेगा कि नहीं, प्रभाव इसका ज़्यादा होगा। और जब दूरी इन दोनों के एन ध्रुव की दूरी या पी ध्रुव की दूरी के बीच दूरी अधिक है तो इसका मतलब बल तो कम ही लगेगा ना, समझ रहे हैं। तो ये बातें हैं जी, तो वही बात है, इसलिए जो क्या लिख दिए हैं बी एस माइनस बी एन लिख दिए हैं। अगर कोई पूछ ले तो शॉर्ट में कोष्ठ में लिख दिया जाएगा कि बी एस जो है बड़ा होता है बी एन से, इसलिए ऐसा किया गया है। तो अगर हम इस पर मान रखें, अगर हम इस पर मान रखते हैं, वैल्यू रखते हैं, तो क्या मिलता है समझिएगा। तो ये हम वैल्यू रख के देख लेते हैं। तो ये b इक्वल टू बी एस का मान है यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई डी माइनस एल का होल स्क्वायर। अब माइनस ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई डी प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हो गया। अगर हम इसमें म्यू नॉट बाई 4 पाई को कॉमन कर लें, म्यू नॉट बाई 4 पाई को कॉमन कर ले तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा m बाई डी माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे हम ऐसा नहीं, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ये क्या मांगेंगे, देखिए इसमें भी म्यू नॉट बाई 4 पाई है, इसमें भी म्यू नॉट बाई 4 पाई है, इसमें भी m है, इसमें भी m है। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू m, ये हम पूरा इतना कॉमन करेंगे। म्यू नॉट बाई 4 पाई m कॉमन कर लिए तो यहाँ से म्यू नॉट बाई 4 पाई m निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा ओनली 1 अपान डी माइनस एल का होल स्क्वायर बचा। फिर माइनस इसमें भी म्यू नॉट बाई 4 पाई m निकल गया, इधर क्या बचा d प्लस एल का होल स्क्वायर बचा, यही ना बच्चे जी, बिल्कुल। अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई और यहाँ पे m है तो ये m हमने लिख दिया। अगर हम इसका लसा दोनों का ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम ऐसे देखें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो एक फॉर्मूला होता है, देखिए अगर स्क्वायर को हम ओनली भूल जाते हैं तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू, मतलब अगर इनका एलसीएम हम लेते हैं तो चुपचाप इन दोनों को ही हम लिख देते हैं, तो d माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू डी प्लस एल का होल स्क्वायर, ऐसा हम कर देते हैं। ऐसा होल जब हमें एलसीएम ना आए तो दोनों को हम गुणा में लिख देते हैं, इनके बीच के कुछ नहीं है तो गुणा है। अब इससे ये कट गया तो ये वाला 1 में गुणा करा देगा, तो ये क्या हो जाएगा d प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस इससे ये कैंसिल हो गया तो ये 1 में गुणा कराएगा तो यही हो जाएगा, तो d माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो b इक्वल टू ये म्यू नॉट बाई 4 पाई हो जाएगा और ये m हो जाएगा और यहाँ पे ये क्या हो गया, ये अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप समझिएगा d प्लस एल का होल स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है मैं आपको बता दूं, d प्लस एल का होल स्क्वायर अब माइनस d माइनस एल का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 4dl होता है। ठीक है ना, ये एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। ठीक है ना, जब भी आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे तो उस इक्वल टू क्या होता है 4ab होता है। तो 4 के जगह 4 हमने लिख दिया, a के जगह पर d है तो d लिख दिया, l के जगह b के जगह पर l है तो l हमने लिख दिया है। ये फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है डायरेक्ट। ठीक है ना, आप तोड़ भी सकते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर को तोड़िए, फिर a माइनस बी को होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, सॉल्व करेंगे तो 4dl आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद अगर हम इस स्क्वायर को भूल जाएं तो ये क्या है,
इस स्क्वायर को हम भूल जाते हैं तो ये d माइनस एल, सॉरी, ये स्क्वायर को अगर हम भूल जाएं तो d माइनस एल इंटू डी प्लस एल है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इजकल टू होता है ए स्क्वायर माइनस, सॉरी माफ़ी चाहूँगा मैं, a माइनस बी का हो a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी इजकल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी तरीके से स्क्वायर अगर भूल जाए तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और दोनों पर होल स्क्वायर है तो इसीलिए हमने यहाँ पे दोनों पर ऊपर ही हमने होल स्क्वायर दे दिया है। इतना आप समझ गए। तो ये सब फॉर्मूले से आ रहे हैं। अब अगर हमें शॉर्ट ट्रिक नहीं पता होगा तो हमें ये डेरिवेशन करने में लॉन्ग हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसीलिए ये सभी फॉर्मूले आपको पता होनी चाहिए। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, इतना हो गया ना, अब इसको हम सॉल्व करें तो ध्यान से समझेंगे। अब ये लगभग आपका हो ही गया है, चलिए यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ, क्या दूर लेकर जाएं। तो ये देखिए b इजकल टू लिख दे रहे हैं, ये म्यू नॉट बाई 4 पाई है तो ये हमने लिख दिया म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये हमने लिख दिया ना। अब ये 2dl है तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले समझिए। 4 को हम चाहें तो 2 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, तो 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, ठीक है, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। ये बिंदु का मतलब गुणा है तो 2 दूना 4 हो जाएगा। और ये यहाँ पे अगर समझे 2lm हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, आप समझिएगा 2ml इंटू 2d, सर्दी हो गया है भैया। ये बताइए इतने को आप अगर ध्यान से समझें तो ये m इसमें गुणा हो जाएगा, सभी ये ऊपर वाले गुणे में ही है। तो 2 को 2 दूना 4 अभी भी जारी है, m है तो m हमने लिख दिया, l है तो l हमने लिख दिया है, और d है तो d हमने लिख दिया है। सभी गुणा में ही है तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, ऐसा हम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये स्क्वायर ये अगर आएगा तो ये d के पावर स्क्वायर का स्क्वायर है तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, और माइनस l के पावर भी 4 हो जाएगा, ठीक है ना। स्क्वायर इस पर भी है इस पर भी है तो 2 दूना 4 2 दूना 4 हो जाएगा, समझ रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर b इजकल टू क्या लिखेंगे तो b इजकल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, और यहाँ पे 2ml के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे m इजकल टू चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m इजकल टू होता है 2ml होता है, ये हम फॉर्मूला जानते हैं। तो 2ml के जगह पर हम कैपिटल m लिख सकते हैं। और यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पे 2d है तो 2d लिख दिए, यहाँ पे ओनली d के पावर 4 हो जाएगा, और l स्क्वायर ये नगण्य होता है, इसको हम 0 मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये d के तुलना में ये बहुत ही छोटा होता है, इसलिए l के पावर 4 को हम 0 मान लेते हैं, ठीक है ना, तो उसको छोड़ देते हैं, तो d के पावर 4 आ जाएगा, यही ना आएगा जी। अब d के पावर 4 आ गया, अब d के पावर 4 आ गया तो देखिए ये 4d है, यहाँ पे 1d है, तो 1d से ये 4d में से एक d कैंसिल हो गया, तो अब बचा कि यहाँ पे क्या बचा, ओनली यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई, और यहाँ पे 2m बचा है तो 2m बच गया, और यहाँ पे d के पावर एक d कट गया है तो 3d बचे ना, तो 3d हो गया। तो यही हमारा मेन फॉर्मूला हो जाएगा जी, यही हमारा मेन फॉर्मूला हो जाएगा। इसको अच्छे से लिखें हम तो ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि b इजकल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई और 2m बाई d के पावर q, इस तरीके से ये आप लिखेंगे, ठीक है ना।
तो ये हमारा प्रूफ हो गया है अच्छी स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छी स्थिति के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ये फॉर्मूला है μ0/4π 2m/d, जहाँ m क्या है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, d क्या है दूरी है। अब μ0/4π का वैल्यू आप जानते होंगे, μ0/4π का वैल्यू होता है 10⁻⁷, ये आप याद रखेंगे। एक आवश्यक बात मैं बता दूं, देखिए मेरी थोड़ी सी सर्दी हो गया है, ठीक है, तो उसके लिए मेरी सर्दी हो गया तो ये तो आपको पता ही है, तो इसका थोड़ा सा उतना सीरियस अपना ले तो अच्छा रहेगा, ठीक है, निगेटिव कमेंट ना करें तो अच्छा रहेगा। स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट, तो ये हमने देख लिया सबसे पहले अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखेंगे निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो निरक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुंह में से बहुत बार आ जाता है, पर याद रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है जी। चलिए हम कैसे लेते हैं, देखिए सबसे पहले एक हम चुंबक लेंगे, ये चुंबक के ध्रुव हैं जो हैं N और S, ये हमने सपोज दैट ऐसा मान लिया, ये चुंबक के ध्रुव हैं N और S, ये इसकी बिंदु हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे इसकी इसका ये अक्ष है, सपोज दैट ऐसा हम मान लेते हैं, ये चुंबक का अक्ष है, इसका उदासीन बिंदु, इसका उदासीन बिंदु जो है ये O है, ठीक है ना। और यहाँ पर उदासीन बिंदु से D दूरी पर, उदासीन बिंदु से D दूरी पर एक यहाँ पे बिंदु P है, एक बिंदु P है, और इसी बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो अगर इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है तो हम क्या कर लेंगे, इसको सबसे पहले इसको ऐसे मिला देंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। अब क्यों मिला रहे हैं समझिएगा, मिलाने का मतलब यहाँ पे है इस बिंदु P पर ही हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है, तो इसीलिए हम इस बिंदु P पर हम एकांक उत्तरी ध्रुव की गणना करेंगे कि यहाँ पे एकांक उत्तरी ध्रुव है। तो ये देखिए ये नॉर्थ है और यहाँ पे भी नॉर्थ ध्रुव उत्पन्न हो गया है, मतलब नॉर्थ ध्रुव है। तो नॉर्थ को n को प्रतिकर्षण करेगा, तो ये प्रतिकर्षण करने के लिए इस तरीके से दिशा दिखाया गया है, ठीक है ना। तो ये दिशा इस प्रकार दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये S ध्रुव है, ये N ध्रुव यहाँ पे है, तो S वाला N को अपनी ओर आकर्षण करेगा, तो इसलिए ये चिन्ह इस तरीके से दिखाया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे इतनी बात पता ही है, चुंबक का प्रभावकारी लंबाई जो होता है वो 2L होता है, तो ये हमने 2L लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे ये टोटल 2L है, तो इसका मतलब ये L हो जाएगा, ये भी L हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया, तो ये हमारा कण होगा ना। तो कण क्या होता है, रूट में क्या हो जाएगा, कण क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, रूट में क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो हम क्या लिख देंगे, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमारा कण हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको समझ में सबसे पहले तो आ जानी चाहिए। ये जब तक आप फिगर नहीं समझेंगे तब तक बहुत ही दिक्कत होने वाली है। तो एक बार और सुन लीजिए, माना एक चुंबक है जिसके दो ध्रुव N और S हैं, जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2L है, जिसका उदासीन बिंदु O है। उदासीन बिंदु O से D दूरी पर एक बिंदु P है, जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। जितना हमने बोला उसको माना की करके आपको लिखना है, माना की करके इसको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। अगर आपको एक्सप्लेन करने नहीं आता, मैं स्पष्ट रूप से आपसे बता दे रहा हूँ, अगर आपको एक्सप्लेन करने नहीं आता तो आप चाहें तो या तो वीडियो को पीछे ले जाइए, जैसे हमने इसको बोला, सुनकर एक एक पॉइंट को लिख लीजिए। अगर आपको फिर भी परेशानी आप चाहते हैं सिंपल वे में हमें कुछ प्रोवाइड कर दिया जाए नोट्स, तो मैं आपको बता दूं आपके क्लास 12th का आपको फिजिक्स की कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है, फिजिक्स की फुल नोट्स आपको दिया जा रहा है।
और ओनली कितने में दिया जा रहा है, ओनली आपको 99 रुपये में दिया जा रहा है। तो अगर आप फिजिक्स की फुल नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए इस नंबर पे 8874726058 इस नंबर पे व्हाट्सएप आप मैसेज कर लीजिएगा। वहाँ पे कहिए सर हमें फिजिक्स की कंप्लीट नोट्स चाहिए, तो इतने पर मैसेज करेंगे ना तो ओनली 99 रुपये में आपको फिजिक्स की नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री इसके साथ केमिस्ट्री भी लेना चाहते हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों 199 में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों मिल जाएंगे। तो आप नीचे नंबर है मैसेज करके आप ले सकते हैं और वहाँ से इन सभी को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए जी, इतना आप समझ गए ना, तो इस फिगर को आप माना कि करके एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अब हम डायरेक्ट आते हैं गणना पर। तो यहाँ पे हम गणना करते हैं। तो गणना हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके मतलब n ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो हम लिखेंगे कि n ध्रुव के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता n ध्रुव के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B n हम लिख दे रहे हैं क्योंकि n ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे हैं। तो Bn इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई और म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। तो दूरी क्या है, यहाँ से d स्क्वायर मतलब दूरी हो जाएगा। तो दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये दूरी चाहिए। तो हम यहाँ से दिशा किस ओर है, इस ओर है ना, तो np ये np दूरी हम लिख सकते हैं ना। तो np हम लिख दे रहे हैं, d स्क्वायर होता है तो np स्क्वायर कर देते हैं। तो इतना हम लिख देंगे। अरे भैया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इक्वल टू फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे हैं तो इसीलिए म्यू नॉट बाई 4 पाई m हमने लिख दिया। और दूरी अगर d है दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये टोटल हो जाएगा np, तो np का स्क्वायर हमने कर दिया है। ठीक है ना। तो ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि कहाँ से आ रहे हैं ये सभी। चलिए, तो इसको हम सबसे पहले एक कोष्टक में बंद कर देते हैं। तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। यहाँ पे दिशा दिखा दीजिएगा कि n से p की दिशा में, तो n से p की दिशा में दर्शा दीजिएगा। क्यों, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है। उसके बाद अब हम गणना करेंगे कि जैसे n ध्रुव के लिए बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना किया, वैसे ही यहाँ पे S ध्रुव के लिए बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हम S ध्रुव के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ कि S ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई फिर से दूरी। तो दूरी यहाँ से क्या होगा, S ध्रुव के कारण बिंदु P पर ज्ञात कर रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिशा देख रहे हैं ना, इस ओर है, इधर से इधर। तो हम क्या लिख देंगे, PS। तो यहाँ पे हम लिख देंगे PS का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो ये हमारा निकल गया जी। ये हमारा किसका निकला है, तो ये हमारा निकला है S ध्रुव के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो जब हमारा दोनों निकल गया, इसको समीकरण 2 कर लेंगे और दिशा दिखा देंगे P से S की ओर। तो यहाँ पे P से S की ओर दिशा हम दिखा देंगे। जब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड मिल गया, इसमें अगर आप देखेंगे ध्यान से, अगर देख रहे होंगे तो आपको एक चीज़ दिखाई देगा, Bn मतलब n ध्रुव में देखेंगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई m है, इसमें भी म्यू नॉट बाई 4 पाई m है। S ध्रुव के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में भी म्यू नॉट बाई 4 पाई m है। ये सभी समान वैल्यू है। फिर से Np यहाँ पे है, यहाँ पे PS है, केवल यही दोनों डिफरेंट है ना।
और चूंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारा यहाँ से n से लेकर p तक की जो दूरी होगा, मतलब n से लेकर p तक की जो दूरी होगा वही p से लेकर s तक की दूरी के बराबर होगा। मतलब जो np है वो ps के बराबर है, मतलब जो np है ना वो ps के बराबर है। तो अगर हमारा यहाँ पे अगर ये हो जाए कि चूंकि ये अगर हम यहाँ पे समझ लें कि जो हमारा जो यहाँ पे क्या है, जो हमारा np है वो ps के बराबर है। तो चूंकि हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं जी, चूंकि हम जानते हैं कि np जो है ना np वो ps के क्या है बराबर है। np जो है वो ps के अगर बराबर होगा, ठीक है ना, np जो है वो ps के बराबर होगा, तो उस समय पर देखिए जब ये बराबर ही हो गए और शेष वैल्यू बराबर ही हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि n ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो s ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर हो जाएगा। तो तब क्या हो जाएगा, तब हम ये लिख सकते हैं कि nb जो होगा वो bs के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो bn जो है ना वो bs के बराबर हो जाएगा, bn जो है वो bs के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, इसको आप याद रखेंगे, bn है वो bs के बराबर हो जाएगा। तो इतना हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, जब ये दोनों वैल्यू हमारे इक्वल ही हैं तब हम यहाँ पे परिणामी तीव्रता निकालेंगे। तब परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता अब कैसे हम निकालेंगे, जब यहाँ पे सभी वैल्यू अगर दोनों तीव्रता, मतलब n ध्रुव के लिए बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो s ध्रुव के लिए बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर है, तो जब दोनों बल बराबर होंगे तो कैसे परिणामी तीव्रता हम निकालेंगे, क्योंकि अधिक वाले में से कम को घटाते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है कि जब दोनों तीव्रताएं आपस में बराबर हों तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B क्या होता है 2a, B क्या होता है, B 2a cos थीटा बाई 2 आता है। ये हमारा फॉर्मूला आता है, जहाँ पर यहाँ पे ये जो a है ना, a चाहे आप bn को ले लें या bs, दोनों में से कोई भी ध्रुव को आप ले सकते हैं। किसी ध्रुव के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये है a, ठीक है ना। तो इतना आप याद रखेंगे। तो अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो केवल यहाँ पे b ये 2 है तो 2 हमने लिख दिया। a के जगह पर चाहे तो आप n ध्रुव के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू है ये आप रख दें, या s ध्रुव के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो आप रख दें। तो चलिए हम n ध्रुव के लिए रख देते हैं, आप किसी को भी रख कर देख सकते हैं, वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। तो अगर हम इसका रखें तो ये क्या हो जाएगा μ0/4 m बाई क्या हो जाएगा np। तो np जो है ना, np का होल स्क्वायर, n से लेकर p इनके बीच की दूरी क्या है, रूट में d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है। तो ये हम टोटल अब रूट में ही लिख देंगे। तो रूट को क्या है, रूट में d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, यही है ना। अब रूट जब हटता है ना, रूट का मतलब होता है कि इनके पावर में 1/2 है, तो यही हम 1/2 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। 1/2 हमने यहाँ पर 1/2 हम क्यों लिखेंगे भैया, 1/2 क्यों लिखेंगे, क्यों, देखिए बाबू समझिएगा, ये टोटल है ना, मतलब PS मतलब हम क्या NP, N से लेकर P तक की दूरी चाहिए। तो रूट में क्या है, रूट में अगर हम देखें तो d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है, यही ना है जी, ठीक है। अब इसका देखेंगे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर भी हम कर देंगे। अब वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो गया तो d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर ओनली बचा, तो यही हमने लिख दिया d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर लिख दिए, समझ रहे हैं ना। तो ये हमारा इतना वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद 2 लिख दिए, फिर से a का वैल्यू हमने इतना, a का वैल्यू हमने इतना भर दिया। उसके बाद cos थीटा बाई 2 है तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया cos, और थीटा के जगह पर हम लिख देंगे 2 थीटा बाई 2 लिख देंगे। अब आप कहेंगे सर 2 थीटा कैसे हुआ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो थीटा बनेगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा थीटा बनेगा।
यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो ये है। और यहाँ पे याद रखेंगे दो दूरस्थ कोण अंतःकोणों के मतलब दो दूरस्थ कोण अंतःकोणों के योग के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 2 थीटा बनता है। तो यही हमारा 2 थीटा यहाँ पे हमने लिख दिया है थीटा के जगह पर। अब यहाँ पे 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे b इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा। और यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई है तो ये हमने लिख दिया। और यहाँ पे m अब बाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये हमने लिख दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे कॉस थीटा है तो कॉस थीटा हमने लिख दिया। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है जी, कॉस थीटा बराबर होता है लंब बटे कण, सॉरी कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कण होता है। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कण होता है। तो यही अब हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिएगा कॉस थीटा बराबर आधार बटे कण होता है। तो अगर हम यहाँ पे लिखें, इसको आगे बढ़ाएं तो क्या होता है समझिएगा, b इक्वल टू, ये आप देखिएगा ये सब अलग वाला पोर्शन है, ये ऊपर वाला है। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू ये 2 है तो 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। और ये म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कण होता है। तो आधार L है और ये कण क्या होगा, ये त्रिभुज में अगर हम देखें तो ये आधार है और ये कण है। कण के जगह पर क्या है डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये हमने डी स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर हमने लिख दिया। और इसके पावर में 1/2 लिख देंगे। 1/2 रूट अगर हटाएंगे तो पावर में 1/2 लिखना पड़ेगा। तो इसलिए 1/2 हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं उसको सही कर लूँ। चलिए, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 1/2 है। यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हुआ है क्या, सबसे पहले b इक्वल टू 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, m बाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं होना चाहिए, यही मैं कह रहा हूँ कहाँ से ये होल स्क्वायर आया। ये होल स्क्वायर कैसे, यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं है तो वहाँ पे भी नहीं होगा। ये गुणा है तो गुणा का हमने चिन्ह यहाँ पे दे दिया है। और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कण होता है तो आधार बटे कण हमने लिख दिया है। केवल रूट हटाए हैं तो रूट की जगह पर 1/2 हमने लिखा हुआ है। अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे एक काम करते हैं, ये म्यू नॉट बाई 4 पाई है, इसको साइड निकाल लेते हैं। तो ये हमने म्यू नॉट बाई 4 पाई को साइड निकाल लिया। और ये जो 2 है ना, 2 ये सब ऊपर वाले गुणा है तो 2 को m को l को गुणा करा देते हैं। तो ये 2ml हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2ml हो जाएंगे ऊपर, ठीक है ना। और नीचे यहाँ पे क्या बच गए, ये सब गुणा हो गए, ये सब आपस में गुणा हो गए। तो उसके बाद ये नीचे यहाँ पे क्या बच गया, इसके पावर कुछ नहीं है तो 1 है और इसके पावर 1/2 है। तो देखिए हर समान होता है तो घातों को जोड़ लेते हैं। हर समान है कि नहीं, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, हर समान है तो घातों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे डी स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर है, ये है तो ये हमने लिख दिया, प्लस घात को जोड़ लेंगे तो 1 है और 1/2 है। तो इसके एलसीएम अगर हम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 1 2 2 2 और प्लस 2 से 2 कैंसिल 1, तो 3/2 आ जाएगा। तो इसके पावर में हम 3/2 लिख देंगे, यही नहीं लिखेंगे जी। हर समान होता है तो घातों को जोड़ लेते हैं तो इतना हमारा आ जाएगा। अगर हम इसको और आगे बढ़ाते हैं तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई और 2ml को हम कैपिटल M लिख सकते हैं। और डी स्क्वायर, देखिए d के स्क्वायर है और ये 3/2 का मतलब इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर से ये l स्क्वायर है तो l गुणे 3/2 इस तरीके से होगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो बचा क्या है, यहाँ पे d के पावर q बचा है और l के पावर q बचा है। यहाँ पे याद रखेंगे dq है वो बहुत ही बड़ा होता है l के पावर q से, इसलिए l के पावर q को हम छोड़ देते हैं, केवल d के पावर q लिखते हैं। तो यही आप याद रखेंगे, यहाँ पे d के पावर हम q यहाँ पे डायरेक्ट कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि ये
गुड़ा हुआ है इस तरीके से, तो कटा हुआ है तो डी के पावर क्यू आया है। तो ये पूरा नहीं लिखना है, केवल डायरेक्ट हम वहाँ पे लिख दिए हैं। तो ये हमारा आ गया निरक्षीय स्थिति के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ये फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, μ0/4πm/dq। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए जी, चलिए तो आज के लिए हम दोस्त इतना ही रहने देते हैं। ये 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे जिसको हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस किया है। देखिए जितना बेसिक से और जितना छोटी छोटी पॉइंट है जो बताना इंपॉर्टेंट था वो हमने ज़रूर बताया है। तो आप इस तरीके से पढ़ाई कीजिएगा। हाँ, क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो मेरा एक छोटा सा सजेशन रहेगा, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सभी नोट्स ज़रूर लें, फुल नोट्स से अच्छे तरीके से भी पढ़ाई कर लें। जब एग्ज़ाम करीब आएंगे तो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करूँगा। पर अभी आप फुल नोट्स से पढ़ाई करें। अब फुल नोट्स अगर आप फिजिक्स का लेना चाहते हैं तो ओनली आपको 99 रुपये में पूरी आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे जाइए, मैसेज कर लीजिए और वहाँ से नोट्स आप ज़रूर ले लीजिएगा। कहिए सर क्लास 12th का फिजिक्स का फुल नोट्स चाहिए, इतना लिखकर व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है ना। हमारी टीम आपकी पूरी मदद करेंगे। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, क्लिक करके वहाँ से फिजिक्स की, केमिस्ट्री का सीक्वेंस वाइज पढ़ाई कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाएंगे जो बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो ठीक है ना। और इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।